ये चुनाव 543 सीटों पर हो रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए ये पहली बार मनमोहन सिंह के लिए नहीं हो रहा है हटाने गिराने के लिए, बल्कि सामने मोदी है, उन्हीं को लेकर ये पूरा मतदान हो रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है। ये बताते हुए 1 मिनट जरा सा दर्शकों को बता दें, ये चंद मिनटों पहले की तस्वीर है जब बीएचयू में काफिला इंटर कर रहा था नरेंद्र मोदी का। हवाई अड्डे से सीधे हेलीकॉप्टर से बीएचयू परिसर में आए, वहाँ मैदान में उतरे, उसके बाद ये काफिला भीतर में जब आया नरेंद्र मोदी का। ये चंद मिनटों पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए उनकी स्थिति जो है वो यहाँ उतरेंगे, फूल माला से गाड़ी भी नहाई हुई है, वहाँ पर माल्यार्पण मालवीय जी की तस्वीर को करना और उसके बाद यहाँ से दोबारा हेलीकॉप्टर से काशी विद्यापीठ के लिए रवाना हो जाना। ये रास्ता इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि कचहरी के नज़दीक की स्थिति विद्यापीठ की है, फिर वहाँ से सिर्फ 1.25 किलोमीटर का रास्ता कचहरी तक का जो है, जो मिंट चौराहे तक का है, वहाँ से वो 1.25 किलोमीटर ही जनता के बीच में, उसको भी कॉर्डन ऑफ जिस रूप में किया गया है, लेकिन हुजूम जुड़ा हुआ है लोगों का और ये तस्वीर लगातार हर जगह नजर आ रही है। अभय जी, हम जिस पे आ रहे थे, ये पूरा चुनाव सिमट गया मोदी के इर्द गिर्द। देखिए, जहाँ आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया तो मनमोहन सिंह तो पृष्ठभूमि में बहुत दूर, बहुत पीछे जा चुके हैं, उनका तो कोई जिक्र नहीं है। उसकी जगह राहुल गांधी को ले आया गया है, जो कहीं से भी मोदी के साथ रेस में उनके साथ बराबर भी नहीं दौड़ रहे हैं, आगे पीछे भी नहीं दौड़ रहे हैं, वो भी बहुत पीछे हैं। यहाँ मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, और जो रामकृपाल जी ने कहा उसमें एक फुटनोट के तौर पर मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा। चर्चा को जरा सा रोक के फिर आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, हाँ। ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये हम बतला दें कि मदन मोहन मालवीय की जो आदमकद प्रतिमा है बीएचयू में, वहाँ पर वो माल्यार्पण करने के लिए ही सिर्फ उतरे हैं और संदेश भी देना चाहते हैं। और ये बहस इस दौर में चल पड़ी है कि दरअसल बीएचयू में जो चर्चा होती है वो बनारस के चुनाव पर भी असर डालती है। नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं बीएचयू के परिसर में मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पे माल्यार्पण करने के लिए। और जिस वक्त पहली बार 1920 में गुजरात विद्यापीठ जो बनी थी, जो कि आणंद जिले में पड़ती है, और वहाँ पर जिक्र में पहली बार महात्मा गांधी ने बीएचयू का जिक्र किया था, और महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी जो भाषण दिया था, और ख़ास तौर से गुजरात विद्यापीठ को लेकर उसमें जिक्र हुआ था। और उसके बाद गुजरात विद्यापीठ के बाद काशी विद्यापीठ 1921 में बनी थी, तो यहाँ से उन्हें काशी विद्यापीठ जाना है और मदन मोहन मालवीय की माल्यार्पण करके फूलमाला चढ़ा के अब यहाँ से उनकी रवानगी होगी। संदेश बहुत साफ है, नरेंद्र मोदी उस संकेत को देखना चाह रहे हैं बनारस की गलियों से, बनारस के उस प्रतीकात्मक जगहों से, जहां से इस देश की सियासत को नई परिभाषा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, स्थितियां बदली जा सकती है या नहीं। क्योंकि यह हुजूम देखिए, ये अपने तरह का नायाब हुजूम है। इस तरीके से पहले कभी नज़र नहीं आया होगा कि नामांकन करने के लिए जो शख्स आए, ये देखिए नमन हो रहे हैं, पूरा झुक रहे हैं, समझ रहे हैं कि वह सोमनाथ की धरती से आए हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर पहुंचे हैं और वहां उन्हें आशीर्वाद की ज़रूरत है। और ये आशीर्वाद उन्हें मिल गया तो राजनीतिक तौर पर जो सोच नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये पिछले बरस 15 अगस्त को ही उस वक्त सोच आ गई थी जब मनमोहन सिंह लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे और भुज के एक स्कूल से नरेंद्र मोदी लाल किले के पीछे एक तस्वीर बनवा के वहाँ से भाषण दे रहे थे, और वक्त भी वही चुना था जिस वक्त मनमोहन सिंह यहाँ भाषण दे, वो वहाँ भाषण दे। तो किस तरीके से अपने आप को नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नए प्रतीकात्मक तौर पे खड़ा किया है, ये उसका एक अंदाज है, ये उसकी एक नई आगाज है जो नज़र आ रही है। और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा है। जी अभय जी, अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग इस नामांकन को लेकर जो तबसरा बयान कर रहे हैं, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम ये स्पष्ट न कर दें अपने दर्शकों के सामने कि ये मोदी का पहला नहीं दूसरा नामांकन है। जी, एक नामांकन वो बड़ौदा में कर चुके हैं जी, और उस वक्त इस प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ था जी। वहाँ इस प्रकार उनका, जब उनका होम टर्फ है, उनकी अपनी ज़मीन है, वहाँ इस तरह की कोई भीड़ जमा नहीं हुई थी, ऐसा कोई बड़ा रोड शो भी नहीं हुआ था वहाँ पर। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये न केवल स्वतः स्फूर्त है, न केवल ये मोदी की लोकप्रियता और भाजपा का जो उठता हुआ ग्राफ है उसका प्रमाण है, बल्कि ये कुशलतापूर्वक एक आयोजित हंगामा भी है। अगर ये इतना ही स्वतः स्फूर्त होता और इतना ही अपने आप उठने वाली लहर होती तो ये लहर बड़ौदा में भी उठती, लेकिन बड़ौदा में ये लहर नहीं उठी, ये लहर बनारस में ही उठाई गई है उसके, ताकि एक विशेष किस्म के मायने इसके प्रोजेक्ट किया जा सके। कोई चैलेंज नहीं कर रहा है,
बड़ौदा में मान लिया गया, वहां कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। जो भी इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर संघर्ष है, वहां पर संघर्ष नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला नहीं, ये दूसरा नामांकन है। इसको रेखांकित किए बिना इस दूसरे नामांकन की अहमियत भी हम लोग ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये पहला मौका है रामकृपाल जी कि गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं और गुजरात को लेकर बीते 10, 12, 14 बरस जो कहिए, जो तस्वीर निकल कर आती रहे, वो मान लिया गया कि मोदी का विकल्प वहां पर है नहीं या विकल्प बन नहीं पाया, जो भी है, नई स्थिति है। लेकिन क्या ये माना जाए कि बनारस में नरेंद्र मोदी के उतरने का मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार का ऐलान के साथ अब यूपी की राजनीति भी शिफ्ट हो रही है, जो कल तक होती थी मैनपुरी, इटावा, लखनऊ तक आई अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, वो एक शिफ्ट प्रोसेस में और बनारस आ रही है और पूर्वांचल के लोगों को लाभ होगा? बिल्कुल प्रसून जी, देखिए आज जो कुछ भी आज घट रहा है एक सिंबॉलिक है, सिर्फ नामांकन की बात है। लेकिन ये घटना, जैसा मैंने कहा कि 117 सीटों पर चुनाव से बड़ा एक नामांकन हो रहा है, तो ऐसे इतना आसान ऐसे ही नहीं है, उसके बहुत सारे अर्थ और बहुत सारे संकेत जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जैसे अभी हम लोग ये बहस कर रहे थे कि मोदी मुद्दा बन गए हैं किस तरह से, तो ये जो चुनाव पूरा है प्रसून जी, इस चुनाव में मोदी की सबसे बड़ी मदद मोदी के विरोधियों ने की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, जिन्होंने 2 साल गुजरात इलेक्शन के बाद से ही ये मुद्दा बना दिया कि मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए कौन, ये कोई नहीं बताया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मोदी का प्रतिद्वंदी हूँ, मेरे साथ समर्थन है। लोगों ने कहा कि मोदी नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे आते आते आज 24 अप्रैल को ये मुद्दा हो गया है कि मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन को रेफरेंडम में बदलने के लिए मोदी के तमाम विपक्षी पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद मोदी को देना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे रेफरेंडम मेरे नाम पर इस देश में करा दिया। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि देखिए ये बनारस एक ऐसी है, बनारस पूरे पूर्वांचल का ही नहीं, बिहार से लेकर के आप समझ लें कि अवध का जो पूरा हिस्सा है उसकी कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल रही है। वहाँ के बहुत मायने होते हैं। और अभी पूर्वांचल की 32 सीटें हैं और सबको पता है कि यही 32 सीटें फैसला करेंगी कि मोदी 50 की फिगर यूपी से पार कर पाते हैं या 30 के नीचे रह जाते हैं, 30 के आसपास। ये सारा का सारा जो समीकरण है अभी आने वाले, और यहाँ 12 को चुनाव होने हैं, 7 और 12 को ये इस इलाकों में होने हैं। जिस तरीके का हुजूम जनसमुद्र कहे, सड़क पे नजर आ रहा है, जनसैलाब कहिए जिस रूप में नजर आ रहा है, अभय जी ये पूरी पट्टी जो है, जिस पट्टी का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, इस पूरी पट्टी में देखा गया है जातीय समीकरण बखूबी और जातीय समीकरण पे खड़े छत्रप भी मौजूद हैं। क्या अगर ये जिसका जिक्र रामकृपाल जी ने किया, अगर ये इस रूप में रेफरेंडम है कि मोदी है या नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि जातीय समीकरण टूट रहे हैं, छत्रपों के कद घटते चले जा रहे हैं, जो इस चुनाव में नजर आ रहा है? ऐसा शुरू में लगता था कि जातीय समीकरण टूट जाएंगे और एक राष्ट्रीय मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का राष्ट्रीय आग्रह किसी के दलित होने पर, किसी के यादव होने पर, या किसी के यहाँ तक कि किसी के मुसलमान होने पर हावी हो जाएगा। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश से कम मेरे जो सूत्र हैं उनके जरिए जो खबरें मिल रही हैं, उससे मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत थोड़ा है। उसका प्रतिशत इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए एक बहुत बड़ी लहर पैदा हो। ध्यान कीजिए, अगर हम ये कल्पना करते हैं कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर सीटें जीतेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी 50 से लेकर 55 सीटें आएंगी, वैसा होगा जैसा कि 90 के दशक के मध्य में होता था, तो हमें साथ में इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाना होगा कि उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी। उनका समर्थन आधार उन्हें पूरी तरीके से छोड़ देगा और सब कुछ एक तरफा हो जाएगा, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोबिलाइज हो जाएगा। तो जब हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि वहाँ पे 50-55 सीटें मिलने वाली हैं, तो हमें साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टियां कम से कम थोड़ी देर के लिए इनका कोई आधार नहीं रह जाएगा और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चली जाएंगी। अब सवाल ये है, एक विश्लेषक के तौर पर, क्या हम इन बातों को मानने के लिए तैयार हैं, या अभी हम दोनों सिरे विश्लेषण के लिए
खुले रखना चाहते हैं। नहीं, यकीनन हमें लग रहा है कि अब देखिए, नहीं, हम इस पे एक मिनट, हम जरा दर्शकों को बता दें, जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ लगातार, हम इस पे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2014 के चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति को बदल डालेंगे, वो पुराने समीकरण को तोड़ डालेंगे, पारंपरिक राजनीति झटके में एक नए तरीके से आकर खड़ी हो जाएगी। इन परिस्थितियों में बीजेपी में भी अचानक झटके में युवा कार्यकर्ता निकल कर आ रहा है जो नारे लगा रहा है। कुछ मुस्लिमों को हमने देखा बनारस की गलियों में नारे लगाकर, और उर्दू में उन्होंने बाकायदा प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। ये सारी नई नई तस्वीरें हैं। लेकिन जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद बीएचयू में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, मदन मोहन मालवीय की तो आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, और वहां से वो हेलीकॉप्टर से उड़कर 10 मिनट का रास्ता है जो पहुंचेंगे काशी विद्यापीठ। और काशी विद्यापीठ पहुंचने के बाद वहां पर वो मलदैया चौक, जहां पर प्रतिमा है सरदार पटेल की, वहां पर माल्यार्पण करेंगे। और वहां पर सुबह से भीड़ है। हमारी संवाददाता रीमा वहां पर मौजूद है। लगातार वहां पे जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ के बारे में बता दें, काशी विद्यापीठ में इस देश के बड़े बड़े महानुभाव पढ़कर निकले हुए हैं, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव हो, राजेंद्र प्रसाद हो, बाबू संपूर्णानंद हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, पुरुषोत्तम राम टंडन, ये सारे लोग वहाँ पढ़ के निकले हुए हैं। तो काशी विद्यापीठ एक दूसरा पड़ाव है, और उसके बाद सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने राजनीतिक आंदोलन को, या कहें राजनीतिक प्रचार को, आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने जरूर की है। जाहिर है, जब सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा पर अनावरण करने वो पहुंचेंगे तो लोगों के जहन में आएगा कि वो कौन सी प्रतिमा बना रहे हैं गुजरात में, जिसके लिए लोहा मांग रहे थे। रामकृपाल जी, बड़े ही नरेंद्र मोदी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जो भी उनकी अपनी प्रचार शैली है या प्रचार का पूरा तरीका है, क्या ये माना जाए कि वो व्यू रचना तब से करने लगे जब से बीजेपी और संघ परिवार ने भी नहीं सोचा था, वो कर रहे थे? बिल्कुल सही है प्रसून जी। वो मोदी, अगर आप थोड़ा सा वो पीछे चले जाएं, मैं ये कहता हूँ पिछले 4 या 5 सालों से बहुत सारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे, लेकिन वो तमाम राष्ट्रीय सेमिनारों में जो किसी प्रदेश से कोई मतलब नहीं था, कॉरपोरेट वर्ल्ड जहाँ पे भी जुटता था, एक व्यक्ति और एक स्टेट की तारीफ होती थी। पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है, और मीडिया ये हर घर पहुंचाता था। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक मीडिया जाता था कि ये ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा सफल होना चाहिए, इस तरह का आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए। बयार उनके फेवर में बह रही थी। और हम जरा सा दर्शकों को बता दें, ये काशी विद्यापीठ की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। जो अच्छा, ये तस्वीर वहां की नहीं है, लेकिन जानकारी आ रही है कि वो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए हैं काशी विद्यापीठ में। और ठीक काशी विद्यापीठ के दरवाजे के बहुत बड़ी ही सकरी गलियां हैं, तो आप समझिए शहर भी उस रूप में है कि जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकलते हैं, सामने चौक है, और उस चौक पर जो प्रतिमा लगी हुई है सरदार पटेल की, वहाँ पर उन्हें माल्यार्पण कर रहे। वहाँ से दरअसल यहाँ से रोड शो शुरू होगा, जो 1.5-2 किलोमीटर तकरीबन है, जो मिंट चौक है वहाँ तक जाएंगे। उस बीच में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी है मिंट चौक पे, वहाँ पर वो संबोधित भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जो इतनी बड़ी तादाद में है।